So welcome students to Learning Point. So today again we are going to continue with the chapter 2, forms of business organization, with the topic partnership, minor as a partner. In the previous videos we have talked about the different type of partners, we have talked about the sole proprietorship, partnership. So in this video we are going to talk about the minor rights before attaining majority and after attaining majority. So let's move on with the further slide. सो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो माइनर होता है वो कैसे एज अ पार्टनर की फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना स्पेसिफिक रोल जो है वो प्ले करता है. इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स कि उनका क्या स्पेसिफिक रोल था, वो क्या कैपिटल लेकर आते थे, क्या उनके राइट्स थे, सब कुछ हमने पढ़ा था. वैसे ही अब हम माइनर के बारे में भी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग. अ माइनर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये बोल रहा है कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता. वाई? क्यों? क्योंकि एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जब एग्जिस्ट में आती है तो दैट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एंड देन वो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बनती है. अब जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसके बेसिस पे देखा जाए तो वो ये बोलता है कि जो माइनर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कैपेबल नहीं है एक पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर एंटर होने के लिए. तो इसलिए बोला गया है कि अ माइनर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली चले तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय और विद द माइनर इज वॉइड अप इनिशियो. वॉइड अप इनिशियो मतलब कि जब भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो एक पार्टनरशिप फॉर्म जो होगी वो क्या होगी? वॉइड. वॉइड मतलब कि वो वैलिड नहीं होगी. हम उसको एक पार्टनरशिप फॉर्म की फॉर्म में नहीं बोल सकते कि एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज according to the Indian Contract Act 1872, any particular minor cannot be capable of entering into a contract because he is incompetent in a partnership organization on the basis of Indian Contract Act 1872. Since partnership is formed by a contract, a minor cannot enter into a partnership agreement. वही चीज़ है जो अभी मैंने समझाई कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप होती है. पहले एक एग्रीमेंट साइन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है सारे पार्टनर्स के बीच में, देन हम एक पार्टनरशिप फॉर्म को ओपन करते हैं. तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि माइनर नहीं कैपेबल, इनकॉम्पिटेंट है कि वो एंटर नहीं कर सकता इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और इनटू अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब वो यही चीज़ बोल रहा है कि पार्टनरशिप इज़ फॉर्म्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ठीक है, बिकॉज ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ पर्टिकुलर being recognized as a partner in the particular partnership organization. But however, with the consent of all the partners, for the time being a minor may be admitted to the benefits of existing partnership. अब इसमें ये चीज़ बोली है कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है कि माइनर कैपेबल नहीं है, ठीक है, हम उसको पार्टनर की फॉर्म में एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ला सकते, उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवा सकते, बट एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है कि अगर सारे पार्टनर्स एक अपना कंसेंट दें. फॉर एग्जांपल कि 5 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 5 पार्टनर्स ने कंसेंट दे दिया विद अ म्यूचुअल कंसेंट के साथ, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कि ठीक है हम एक माइनर को जो लेस देन 18 ईयर्स होता है, माइनर होता कौन है? जो लेस देन 18 ईयर्स होता है. तो अगर वो पार्टनर्स पांचों के पांचों पार्टनर्स मान गए हैं कि हम उस माइनर को हु इज़ लेस देन 18 ईयर्स कि हम इसको एज अ पार्टनर की फॉर्म में एडमिट कर लेते हैं पार्टनरशिप में, तो फिर माइनर जो होगा वो कैपेबल हो जाएगा ऑफ बिंग एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. बट येस, वो माइनर अगर वो एंटर होता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में तो येस इट विल बी लिमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप. अब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि अगर कोई न्यू पार्टनरशिप सेटअप हो रही है तो उसमें आप माइनर को एंटर नहीं कर सकते, चाहे वो पार्टनर्स एग्री करके बोल रहे हो कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा. नहीं, पार्टनर्स की एग्रीमेंट, पार्टनर्स के कंसेंट के साथ भी एक न्यू पार्टनरशिप में माइनर नहीं एंटर हो सकता. और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो वैसे ही बोलता है कि माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप मतलब वो पार्टनरशिप जो है वो चलती होनी चाहिए, ठीक है, वो एक रनिंग में होनी चाहिए, तभी आप उस दौरान जो है एक माइनर को एंटर कर सकते हो, वो भी पार्टनर्स के कंसेंट के साथ. ठीक है, अगर सारे पार्टनर्स मान जाते हैं कि ठीक है जो लेस देन 18 ईयर्स का एक पर्टिकुलर पर्सन है तो हम उसको एक अपनी पार्टनरशिप में ले आते हैं. बट येस,
ही इज़ एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ओनली, ठीक है, वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ही पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। अगर कोई प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, तो वो उसको उसमें शेयर मिलेगा, अगर कोई लॉसेस होंगे तो उसको वो बेयर नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ने बोला है कि अगर आप उसको ला रहे हो तो वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ही आएगा, ठीक है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होगी, जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि एक पार्टनर जब पार्टनरशिप में आता है एज अ माइनर की तरह तो वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आता है, कोई लॉसेस वगैरह उसको बेयर नहीं करने पड़ते हैं ड्यूरिंग दी ड्यूरेशन ऑफ बीइंग एक्टिंग एज अ माइनर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसका इंट्रोडक्शन, आपको अभी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे एक माइनर जो है वो एज अ पार्टनर की फॉर्म में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है या क्या रोल प्ले करता है आगे आने वाली स्लाइड्स में। सो लेट्स मूव ऑन विद द फर्दर स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइट्स बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, कि जब एक माइनर को आप एंटर कर रहे हो अपने पार्टनरशिप में तो उसके क्या क्या राइट्स हैं। अभी उसने मेजॉरिटी एज को अटेन नहीं किया है, ही इज़ अ माइनर ओनली एंड ही इज़ एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो उसके क्या क्या राइट्स हैं। यहाँ पे वो आया है तो उसे बेनिफिट्स के लिए ही आया है, कोई लॉसेज होंगे, कोई लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी अराइज होगी, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। फर्स्ट हो गया टू सच शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज एग्रीड विद द पार्टनर्स, कि जब एक आपके पास माइनर आया है तो उसने बाकी पार्टनर्स के साथ कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट किया होगा कि इतना शेयर मेरा होगा प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स में, क्योंकि यहाँ पे तो आया है वो बेनिफिट्स के लिए, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में उसका शेयर होगा, तो जितना शेयर उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ इतना शेयर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, बस उतना ही उसका प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स में उसको शेयर मिलेगा, ठीक है। अगर इन केस कोई लाइबिलिटी राइज हो जाती है जिसमें आपकी फर्म उतने सफिशिएंट फंड्स नहीं जनरेट कर पा रही है तो उस केस में उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, बाकी पार्टनर्स का लेना देना है, क्योंकि बाकी पार्टनर्स जो है वो एक नॉर्मल पार्टनर की तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्ट कर रहे हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो लाइबिलिटी होती है माइनर की वो लिमिटेड होती है, ठीक है। सेकेंड हो गया to have access to and inspect and copy any of the accounts but not books of accounts of the firm। यहाँ पे बोला गया है कि जो माइनर होता है उसके पास एक राइट होता है कि वो आपके अकाउंट्स को, अकाउंट्स मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनी अकाउंट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन पता लगती है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, उनको एक्सेस कर सकता है, उनको रिव्यू कर सकता है, उनको वेरीफाई कर सकता है। बट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो आपके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं फर्म के, प्राइमरी अकाउंट्स होते हैं जैसे कि जर्नल हो गया, लेजर हो गया, वाउचर्स हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो गई, जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, उनको एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसको सिर्फ एक्सेस करने का हक जो होता है वो नॉर्मल पार्टनर्स को होता है, जो एक्चुअल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। देन थर्ड हो गया द लाइबिलिटी ऑफ द माइनर इज लिमिटेड दैट इज़ नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे वही चीज़ बोली है कि जो लाइबिलिटी है माइनर की वो सिर्फ लिमिटेड है टू द शेयर बीइंग एक्सेप्टेड बाय हिम इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी अराइज हो जाती है बाकी पार्टनर्स की, कि उनको अपने से पॉकेट मनी देनी पड़ेगी या अपने से उनको अपनी पर्सनल एसेट्स देने पड़ेंगे टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है माइनर का, क्योंकि माइनर ने बोला था यहाँ पे मैं आऊँगा तो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पार्टनरशिप को गवर्न करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, तो वो बोलता है कि माइनर के लिए ये कंपलसरी नहीं है टू ब्रिंग एनी कैपिटल विद हिम, ठीक है। अगर माइनर आया है तो वो उसके लिए उसकी चॉइस है, वो कैपिटल ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता। तो अगर वो कैपिटल ले आया है, ठीक है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी बाकियों की बेयर हो जाती है, बाकी पार्टनर्स की अराइज हो जाती है, तो उस केस में जो माइनर की लाइबिलिटी होगी दैट विल बी अप टू दी कैपिटल बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, जितनी कैपिटल वो लेकर आएगा उतनी कैपिटल तक ही उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। और इन केस अगर वो कैपिटल नहीं लेकर आया तो जितना शेयर उसने एग्रीड किया है प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स में सिर्फ उतने तक की उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फोर्थ हो गया
माइनर डज नॉट हैव स्टेटस ऑफ अ पार्टनर। अब माइनर का स्टेटस नहीं होता पार्टनर का, माइनर इज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्चुअल पार्टनर इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि माइनर की ना ही लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, माइनर ना ही कोई रिस्क बेयर कर रहा है, माइनर के पास कोई भी राइट्स ऐसे नहीं होते, कोई भी ऐसी ड्यूटीज़ नहीं होती जो बाकी पार्टनर्स एंजॉय करते हैं, ना ही माइनर कोई मैनेजमेंट या कोई डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करता है, और ना ही वो अपने को एज एन एजेंट की तरह शो कर सकता है इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे राइट्स कौन इंजॉय करता है? बाकी जो पार्टनर्स होते हैं, जो रिस्क बेयर कर रहे हैं, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए माइनर का नॉर्मल एज अ पार्टनर या एक्चुअल पार्टनर का स्टेटस नहीं होता, वो आपकी पार्टनरशिप में आया है जस्ट टू अटेन द बेनिफिट्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे राइट्स है जो वो इंजॉय करता है ड्यूरिंग द एज ऑफ द माइनर। अब आगे हम पढ़ेंगे कि माइनर कैसे एक फुल फ्लेज्ड पार्टनर कंटिन्यू कर सकता है, कैसे वो अपने राइट्स इंजॉय करता है जब वो मेजॉरिटी एज अटेन कर लेता है, वो अब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। So now students, in this slide we are going to talk about the position of a particular minor who attains the majority age, and after attaining the majority age what are the rights being enjoyed by him. So first is on attaining majority, जब वो majority attain कर लेता है एक minor, that is 18 years का हो जाता है, the minor in partnership has to decide by giving a public notice of his choice within 6 months whether he shall continue in the firm or leave it. मतलब जब एक माइनर 18 ईयर्स का हो जाता है, मेजॉरिटी एज को अटेन कर लेता है, तो जिस दिन वो मेजॉरिटी एज को अटेन कर लेता है, मेजर बन जाता है, अडल्ट बन जाता है, उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर उसने ये पब्लिक को नोटिस देना है, पार्टनर्स को नहीं, पब्लिक को नोटिस देना है अपनी चॉइस का, ये बताने के लिए कि क्या वो फर्म को छोड़ना चाहता है या फिर कंटिन्यू करना चाहता है एज अ रेगुलर पार्टनर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, अगर वो फेल हो जाता है, मतलब विद इन द टाइम फ्रेम बीइंग डिसाइडेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 टू गिव अ पब्लिक नोटिस, कि 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस देना है, और अगर वो 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस नहीं देता और पब्लिक को नहीं बताता, तो ये अज्यूम कर दिया जाता है बाय द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कि वो एक रेगुलर पार्टनर है आफ्टर ऑब्टेनिंग मेजॉरिटी, और उसके राइट्स, उसकी जो लाइबिलिटी सेम हो जाएगी जो बाकी पार्टनर्स इंजॉय कर रहे थे, अडल्ट पार्टनर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शनाया एक माइनर है जिसको एडमिट किया गया है टू द बेनिफिट्स ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ रिया, आलिया एंड माइना, 3 अडल्ट पार्टनर्स। विद इन 6 months आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, शनाया गिव्स अ पब्लिक नोटिस दैट शी वांट्स टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप एज रेगुलर पार्टनर, बट आलिया एंड मान्या रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर एज अ पार्टनर, द रिफ्यूजल इज नॉट जस्टिफाइड। अब इस एग्जाम्पल में क्या बताया कि एक शनाया माइनर है, लेस देन 18 ईयर्स की है, और उसको फर्म में तीनों पार्टनर्स ने अपनी कंसेंट के साथ एडमिट कर लिया जस्ट टू द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब उसने मेजॉरिटी एज को अटेन कर लिया तो 6 महीने के अंदर अंदर उसने क्या किया, शनाया ने पब्लिक नोटिस दे दिया कि वो कंटिन्यू करना चाहती है पार्टनरशिप को एज अ रेगुलर पार्टनर, एज अ फुल फ्लेज्ड पार्टनर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बट बाकी पार्टनर्स में से आलिया और मान्या ने रिफ्यूज़ कर दिया कि अब हम इस माइनर पार्टनर को एज अ मेजर पार्टनर की फॉर्म में नहीं चाहते या नहीं एंटर करना चाहते अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब क्या होगा, क्या वो शनाया मेजर पार्टनर की फॉर्म में एक्ट नहीं कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, देयर रिफ्यूज़ल इज़ नॉट जस्टिफाइड। बाकी पार्टनर्स के पास अब ये राइट नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे कि शनाया रेगुलर पार्टनर बने या नहीं बने। अब शनाया जो मेजर पार्टनर हो गई है, ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग मेजॉरिटी, अब ये उसके पास राइट होता है कि जब उसने 6 मंथ्स के अंदर ये बोल दिया कि वो एक रेगुलर पार्टनर बनना चाहती है एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो अब वो डिसाइड करेगी कि वो एक रेगुलर पार्टनर बनेगी या नहीं बनेगी। जब उसने ये बोल दिया कि वो रेगुलर पार्टनर बनेगी बाय गिविंग अ पब्लिक नोटिस विद इन द टाइम फ्रेम, तो वो रेगुलर पार्टनर बन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी पार्टनर्स उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि वो नहीं बनेगी, उनका जो रिफ्यूज़ल होगा वो जस्टिफाइड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये पोजीशन है आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी कि जब एक माइनर मेजर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। मतलब कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने डेट्स को पूरा नहीं कर पाएगी, तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जो मेजर बन गया, अब ठीक है, अडल्ट बन गया है माइनर से, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब उसको अपने पर्सनल एसेट्स भी देने पड़ेंगे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में उन डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, और वो सारे राइट्स इंजॉय करेगा वो जो पहले नहीं करता था। वो सारे डिसीजंस ले पाएगा, वो सारे क्या कहते हैं
स्पेसिफिक रोल्स प्ले कर पाएगा जो बाकी पार्टनर्स इंजॉय करते थे, एजेंट की तरह भी एक्ट कर पाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये सारे हमारी पोजीशन थी आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि माइनर, कि कैसे माइनर एज अ पार्टनर की फॉर्म में एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या राइट्स होते हैं बिफोर मेजॉरिटी एंड आफ्टर अबटेनिंग मेजॉरिटी। तो ये हमारा पार्टनरशिप का प्रॉपर पूरा सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड कंटिन्यू विद योर रिवीजन।